हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन आवर चैनल फिजिक्सिया मैजिक। आप सबका स्वागत है। सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन को घंटी को जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। आज हम अपने जो लाइट वाला सेक्शन हमारा चल रहा है उसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और जो है उसकी डिफिनीशन भी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल के साथ साथ हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको जो रिफ्रैक्शन है उसको थोड़ा सा मुझे रिपीट करना होगा जिससे कि आप उसे आसानी से समझ सकें। ठीक, जैसे कि जो रिफ्रैक्शन है, यहां पे आज हम अपनी हेडिंग डाल देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, देखिए, इन अ डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल इफ इन अ रेयर मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इसे मैं अभी रिपीट करता हूं, मैंने अभी बोला ऐसे, समझाया नहीं, बता रहा हूं अभी। देखिए, जैसे कि अब आपका रेयर मीडियम है तो यहां से लाइट रे आती है। जैसे आपका नॉर्मल है तो यहां से आती है तो ऐसे ना जाकर ये बेंट हो जाती है नॉर्मल की ओर। ये आपका आई हुआ, ए आर हुआ। ठीक, कब? जब यह मीडियम रेयर है और यह मीडियम डेंसर है तब ऐसा होता है। ठीक, जब ये रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक, उसी का जस्ट अपोजिट आप यूं समझो, जैसे ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये आपका रेयर मीडियम है। तो अगर मान लीजिए लाइट रे यहां पे आएगी तो ऐसे भागेगी, ऐसे वो नॉर्मल से बेंट होगी लेकिन नॉर्मल से अवे बेंट होगी, दूर भागेगी। वो अब डेविएटेड होगी, अपना पाथ छोड़ेगी लेकिन नॉर्मल से दूर भाग के। तो इस कंडीशन में देखिए, तो हमारा मेन कंसंट्रेशन आज इसी पे रहेगा। हमारा मेन कंसंट्रेशन इसी पे है। ठीक, अब देखिए और एक बात आपको बता दें, अभी इसी वीडियो में अगर मैं टाइम मैनेज होता है तो हम 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 एक फार्मूला होता है, हम इसे भी इसी वीडियो में डिराइव करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए पहले अब इसे क्लियर करता हूं मैं। आज हम रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर में हो सकता है। जैसे आपके बुक में अक्सर रेयर को 1 दिखाता है, डेंसर को 2, तो सिर्फ मैचिंग करने के लिए मैं इसे 1 और 2 से दिखा रहा हूं। ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम किसे 1 और किसे 2 से दिखाएंगे। ठीक, इसे हम रट नहीं रहे हैं, बस मैच कराने के लिए कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इस वजह से ऐसा कर रहा हूं मैं। ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ। अब देखिए, हमने रेयर को 1 से दिखा दिया और डेंसर को 2 से। वैसे हमारा सेंस है जो 1n2 स्नेल के नियम में आया था, जैसे साइन आई अपान साइन आर 1n2। तो एक बात और है, यहां पे एक सेंस है कि यहां पे 1 ये बताता है जिसमें से लाइट रे आई है और 2 वो है जिसमें लाइट रे ने एंटर किया हुआ है। ठीक, वो अपना एक अलग सेंस है कि 1 बताता है कि लाइट रे किस में चल रही थी, 2 किसमें लाइट रे ने एंटर किया है। और ऐसे तो उसने 2 में एंटर किया है और 2 से चली है या 1 में एंटर की है। तो फार्मूले में जो काम 1 कर रहा था यहां पे वो काम 2 कर रहा है। तो ये अभी हम इसके लिए चेंज करना पड़ेगा हमें। अभी लिखता हूं मैं उसे, पहले थोड़ा सा हम समझ लें क्रिटिकल एंगल क्या है। अब देखिए, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 1। ठीक, आपने देखा कि लाइट रे ऐसे आई तो ऐसे ना जाकर ऐसे हल्का सा बेंट हुई, अपने मार्ग से भाग गई, वहां भागी, नॉर्मल से भागी अपने पाथ को छोड़ने के लिए। ठीक, अगर आप सोचो, ध्यान से देखिएगा, अगर लाइट मान लीजिए ऐसे आई होती तो और ऐसे भाग जाती है कि नहीं? तो जैसे थोड़ा और ऐसे आ जाती तो थोड़ा और ऐसे भाग जाती। तो अगर आप इसे इधर बेंड करोगे तो जितना ही जाएगी उतना ही उधर भागेगी। तो ये एक सिचुएशन आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि कोई तो एंगल होगा जिस एंगल पर यह लाइट रे इस तरह की हो जाएगी, ऐसे जिसे आप इसे बेंड ऐसे करते रहेंगे तो कोई तो एंगल होगा जिस पर के फैलते फैलते 90 डिग्री हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये जो आई आपका होता है ना, इसी बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। और उस समय ये जो आर होता है
90 डिग्री होता है। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है वो किसी डेंसर मीडियम में होता है, और वो क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, लेकिन उसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री। ठीक, अब देखें तो इसे थोड़ा सा एक बार फिगर सही से बना दिया जाए, उसे भी डिराइव करता हूं मैं। देखिए, जैसे आप देखें कि ये हमारा कोई डेंसर मीडियम है, डेंस मीडियम है, ये हमारा कोई रेयर मीडियम है। ठीक, यहां पे कोई लाइट रे आती है और वह जो है ऐसे लाइट रे आ गई, लाइट रे यहां पे आती है और ए आई जो है सी के इक्वल है। तो उस कंडीशन में जब ये लाइट रे ऐसे आएगी तो ऐसे आती, इतना बेंट होगी ऐसे कि ऐसे इसे सट के ऐसे ही चली जाएगी। तो उस समय ये जो आर होगा आपका, इट विल बी 90 डिग्री। ठीक, तो ये आपका हुआ आई और ये आपका हुआ 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ। ठीक, तो यहां पे जब हम स्नेल का, देखिए स्नेल का रूल अप्लाई करेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लॉ है उनका जो सेकेंड रूल है ना, उसे हम स्नेल्स रूल भी बोलते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू होता है 1n2, रुके रहिए, ये 1n2 है, तो 1 मतलब फर्स्ट मीडियम, 2 मतलब सेकेंड मीडियम, लेकिन कंसेप्ट है फर्स्ट मीडियम उसको बोला गया था जिसमें लाइट जिसमें से आती है, सेकंड जिसमें जाती है। तो यहां पर तो क्या है, हम इसे 1-2 लिए हैं, लेकिन हम ऐसे 1-2 ले रखा है उसने, रेयरर को उन्होंने 1 बोला है और डेंसर को उन्होंने 2 बोला है। तो जो काम 1 कर रहा था वो 2 कर रहा है, जो 2 कर रहा था वह 1 कर रहा है। यहां पर फर्स्ट मीडियम का काम 2 कर रहा है और सेकंड मीडियम का काम 1 कर रहा है। तो सिंबल से मत जाइए, मैंने मैच कराया ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो बस। तो यहां पे साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 2n1 है। अब देखें, ये जो आई है आपका, इट इज इक्वल टू सी एंड आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज 2n1। 2n1 मतलब सेकेंड के सापेक्ष फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डेंस के सापेक्ष, डेंसर मीडियम के सापेक्ष रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर आपको मिलेगा कि साइन सी इज इक्वल टू 2n1, या आप अगर 1n2 लिखते हो, इसको मैंने अभी प्रूफ नहीं किया, फार्मूला कर देता हूं मैं, 1n2 करते हो तो ये आपको मिलेगा 1 अपान साइन सी। अगर 2n1 की वैल्यू साइन सी है तो 1n2 की वैल्यू है 1 अपान साइन सी। 1n2 मतलब रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर यह एयर है आपका और अगर यह ग्लास है तो 1n2 का मतलब हुआ एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो क्रिटिकल एंगल बना कहां है, ग्लास में बना है। तो इसका मतलब अगर हम जनरली इसे n से दिखाएं, अगर n इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी लिखते हैं तो n यहां पर उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें क्रिटिकल एंगल c बना हुआ है। अगर कहीं पर लिखा है n इज इक्वल टू साइन सी, इसका मतलब उन्होंने 1n2 की बात की है। 1n2 मतलब रेयर के सापेक्ष डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जांपल के बेस पे। तो अगर कभी n इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी लिखा रहेगा तो आप यही बोलेंगे कि n उस डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें क्रिटिकल एंगल c है आपका। ठीक, तो इस तरह से हमने क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट को पूरा किया। अब इसी में हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं। अभी ये फार्मूला, जिस फार्मूले पर मैंने 2n1 को 1n2 का उल्टा कर दिया, ये मुझे बताना बाकी है, मैं इसी में तुरंत अभी बता रहा हूं आपको। लेकिन इसके पहले मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में क्लियर करना चाहता हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे आप देखें कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ऐसे लाइट रे आई उस पार चली जाती थी, लेकिन ऐसे ऐसे आई आप बढ़ाते चले गए और आई की वैल्यू जब सी के इक्वल हो गई तो ये रे जो इधर थी ऐसे मुड़ते ऐसे हो गई, मतलब आर का मान 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब जरा आप ये सोचो कि अगर लाइट रे ऐसे हो जाए कि इतने एंगल पे आए कि जो आई की वैल्यू हो सी से ज्यादा हो, तब ये इतनी मुड़ेगी कि इसी में लौट जाएगी, तब वो रिफ्रैक्शन कहां हुआ, तब तो रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब मैं यहां अलग से फिगर बनाता हूं।
जैसे कोई लाइट रे इंसिडेंस होती है यहां पे, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज ग्रेटर देन सी, ये सी से बड़ा है, तो उस कंडीशन में ए आएगी और ऐसे ही आप वापस लौट जाएगी। ठीक है, इस तरह से आ रही है और इस तरह से लौट जाएगी। क्यों भाई? देखिए पहले तो यहां पे आती थी ऐसे मुड़ के यहीं पर रहती थी, आई आप बढ़ाते गए, जब आई की वैल्यू सी हो गई तो आर 90 हो गया। अब जब आई की वैल्यू सी से भी ज्यादा कर देंगे तो कितना उठेगी? जब उठेगी ऊपर, तो जब ऐसा ही चली जाएगी ऐसे, तो इसे हम रिफ्रैक्शन थोड़ी मानेंगे, इसे तो हम रिफ्लेक्शन मानेंगे ना। तो मतलब जैसे ग्लास था, तो ग्लास में लाइट रे आई, ग्लास में ही वापस लौट गई। वाटर अगर है यहां पे, तो वाटर में आई और वाटर में ही वापस लौट गई। तो यहां पे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाया, यहां पे रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। If angle of incidence in a denser medium, if angle of incidence in a denser medium is greater than critical angle, then light ray gets reflected in that medium, मतलब उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। This incidence is called total internal reflection, इसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, इसके बारे में बहुत कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। जैसे कि सड़क पर हमको मतलब ऐसे धूप गर्मियों और मियों में सड़क पर लगता है कि पानी गिरा हुआ है, या रेगिस्तान में ऐसे हमके कोई पेड़ है तो बिना पानी की छाया दिखती है, लगता है कि पानी गिरा हुआ है। तो इन चीजों के लिए जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके लिए एग्जाम्पल को अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पे मैं आपको एक फार्मूला जो बचा हुआ था 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूं। अभी बहुत छोटा सा है, वन एन टू इंटू 2n1 इक्वल टू 1, हम इसे डिराइव कर लेते हैं। बहुत छोटा सा, इसका मैं यूज कर चुका हूं। देखें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई डेंसर रेयर मीडियम है, ऐसे लाइट रे आती है और आके ऐसे चली जाती है। ठीक, ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक, अब देखिए A1 मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। हाँ, अब जैसे कि आप स्नेल्स का लॉ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल लगाते हैं, तो देन साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2। ये आप पढ़ चुके कि साइन आई अपान साइन आर जो होता है वो 1n2 होता है। ठीक, ये स्नेल्स का लॉ था। अच्छा, मान लीजिए कि लाइट अगर ऐसे ऐसे आई है, ऐसे ऐसे गई है, तो अगर ऐसे आती, इस तरफ से आती, तो ऐसे चली जाती। तो वैसे सही बात है, जैसे यहां पे आई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के पास आ गई, अगर ऐसे आती तो हमें लगता दूर जा रही है, सही तो है। अगर इस तरफ से आती तो इसके पास ऐसे आ जाती, इस तरफ से आ रही है तो ऐसे दूर होती हुई चली जाती। तो मतलब इधर से जब आप आते तो आई का काम कौन करता? आर, और आर का काम करता आई। अब फर्स्ट मीडियम का काम करता 2 और सेकेंड मीडियम का काम करता आई। अब देखो, इफ लाइट रे enters in medium 1 from 2, then sin r upon sin i is equal to 2n1। यहां पे क्या हुआ है? एंटर की है 1 से 2 में। इफ लाइट रे enters in medium 2 from 1, medium 2 from 1, ओके, इन मीडियम फ्रॉम 1। तब अगर 1 से 2 में एंटर करती है तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2, और 2 से 1 में एंटर करेगी तो साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 2n1 फ्रॉम 1 and 2। इसे मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन 1 इज इक्वल टू 1n2 इंटू, मैं थोड़ा सा फिर से जगह की शॉर्ट की वजह से इधर खिसका रहा हूं, साइन आई अपान लेफ्ट का मल्टीप्लाई कर दो,
राइट का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा कि मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह 1 होता है। एक चीज और कि जो आपका 2n1 है इट इज इक्वल टू 1n2, मतलब यही तो अभी हमने यूज किया था कि दूसरे के सापेक्ष पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, उसका इनवर्स होता है। मतलब सेकंड के रिस्पेक्ट में पहला वाला पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1 को डिराइव किया, और जो है हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।